नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दातार क्लासेस में। तो इंडिया पॉलिटी के अपन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ईओ आरओ और आरएस प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और हमने पिछले वीडियो में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कवर किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संसद के बारे में, और जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं घटना चक्र पॉलिटी की बुक से, वो हम इसमें कवर करेंगे। तो आज अपन करेंगे लोकसभा वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट में फिर राज्यसभा करेंगे, इसके बाद में आगे आने वाले वीडियो में आगे के पार्ट करेंगे। तो लोकसभा से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु बतानी है, क्या होती है। तो लोकसभा का चुनाव के में निर्वाचन मतलब लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु सीमा है, तो ये है 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए कितनी है, 30 वर्ष। लोकसभा के लिए कितनी है, 25 वर्ष। नेक्स्ट है, संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र बतानी है, कितनी होती है संसद का सदस्य बनने के लिए। तो 18 वर्ष होती है, 21 वर्ष होती है, या 25 वर्ष होती है, या 30 वर्ष होती है। तो संसद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष। कितनी होती है, 25 ईयर्स। अगला है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति की किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो 25 साल से कम का नहीं होना चाहिए। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, फर्स्ट है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। और चौथा है, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध करवाते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है, ठीक है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार नहीं किया जाता। भारत के अंदर जो संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले जो सभी निर्वाचन तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए मतदाता सूची जो है, इसको तैयार करने का कार्य केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। किसके निर्देशन और किसके निर्देशन में किया जाता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में ये कार्य किया जाता है। ये है अनुच्छेद 324(1) के अकॉर्डिंग। तो 324(1) के अकॉर्डिंग इनका जो है मतदाता सूची तैयार करने का कार्य किया जाता है। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, या भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है उसी निर्वाचन क्षेत्र का नागरिक हो, लेकिन वो निर्वाचन क्षेत्र की किसी भी मतलब इंडिया के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 और इसकी धारा है 4। इसके अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए किसी भी सामान्य सीट सिक्किम के अतिरिक्त से नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, सिक्किम को छोड़कर। तो किसी भी राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का उसको मतदाता होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूचित जाति का सदस्य होना तथा किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति के लिए क्या होना चाहिए, अनुसूचित सूची का जाति का सदस्य होना चाहिए, वो किसी भी राज्य का हो चाहे चलेगा। और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंदर पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। असम के स्वायत्त शासित जिलों और लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों पर नामांकन हेतु उसी क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। किसके लिए, असम के लिए। असम के लिए, असम की जनजातियों के लिए लिखा हुआ है ये। उसी क्षेत्र की जनजाति अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
उसी स्वायत्तशासी जिले असम संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप का पंजीकृत मतदाता उसको होना आवश्यक है। जबकि देश की अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए किसी भी राज्य की अनुसूची निर्वाचन सूची में अगर वो मतदाता सूची में शामिल होता है तो चल जाता है, लेकिन असम में उसी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए और किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना उसका आवश्यक है। सिक्किम की लोकसभा सीट पर नामांकन हेतु उसी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक है। उसी संसदीय क्षेत्र की पंजीकृत मतदाता होना आवश्यक होता है। वर्ष 2030 में 3 के अंदर सरकार के द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए उसी राज्य में पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। तो राज्यसभा के निर्वाचन के लिए 2003 में समाप्त कर दिया है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? लोकसभा के अंदर जो सीटें आवंटित होती है वो किस आधार पर आवंटित होती है? तो वो होती है जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया जाता है। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है प्रत्येक राज्य को, और प्रत्येक राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके लिए नियत किए गए जो सदस्य है उसकी संख्या का अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक सा ही हो। मतलब जनसंख्या के अनुपात में सीट क्रिएट की जाती है लोकसभा के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, तथा प्रत्येक राज्य के लिए जो लोकसभा है उसके स्थानों की संख्या का बंटवारा ऐसी रीति से किया जाता है कि स्थानों की संख्या से राज्य की जनसंख्या का अनुपात जो है वो समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक सा ही हो। अनुच्छेद 81(2) क और ख के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि लोकसभा की जो सीट होगी, सीटों का बंटवारा होगा वो जनसंख्या के अनुपात में ही किया जाएगा। इस प्रकार संविधान लोकसभा के निर्वाचन में प्रतिनिधित्व की एकरूपता जनसंख्या के आधार पर 2 प्रकार से स्थापित करने का उपबंध करता है। एक तो करता है विभिन्न राज्यों में और दूसरा करता है एक राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस सन की जनगणना के आधार पर है? तो ये 2026 तक चलेगा, यही लोकसभा की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, 2026 तक वैलिड है। और अभी हम इसकी काउंटिंग कर रहे हैं किसके आधार पर? 1971 की जनसंख्या के आधार पर। और ये किसके अंदर लिखा हुआ है? आर्टिकल 82 के अंदर। तो आर्टिकल अनुच्छेद 81 और 82 के अनुसार लोकसभा की जो सीट है उसका राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनसंख्या के आधार पर है। यह व्यवस्था पहले वर्ष 2000 तक के लिए थी, परंतु 84वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 2026 के पश्चात ही की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 2022-26 के बाद में जो भी जनगणना होगी पहली, उसके आंकड़े जब तक प्रकाशित नहीं होंगे तब तक ये 1971 की जनसंख्या के अनुसार ही लोकसभा की सीटों की गणना की जाएगी। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? तो 1971 की जनसंख्या पर आधारित है स्थानों का आवंटन। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक रहेगा। ये 81(3) और 82(3) के अनुसार है। और इसके बाद में उस टाइम तो ये 2000 तक के लिए वैलिड था, लेकिन 84वां संशोधन करके इसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनसंख्या के आधार पर कर दिया गया है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी तब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होती। तो वर्ष विशेष कौन सा है? ये है 2026 तक। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम? तो ये है अधिकतम संख्या 552 है।
552 है या 547 है या 545 है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 मतलब 530 राज्यों प्लस 20 संघ राज्यों और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से है। अनुच्छेद 81 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया है। तो इसके अनुसार अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? 550। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है 550, लेकिन ये 2008 का क्वेश्चन है तो ये उस टाइम के हिसाब से 552 था इसका आंसर। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 2019 का जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो एंग्लो इंडियन की 2 सीटें हैं इनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो अभी जो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। निम्न सांविधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो कौन से संविधान संशोधन है जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो ये है 7वां और 31वां संविधान संशोधन। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसके द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। और अनुच्छेद 81 इसके तहत राज्यों से निर्वाचित होने वाले जो लोकसभा सदस्य है इनकी अधिकतम 500 और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 मतलब कुल 520 निर्धारित की गई थी उस टाइम पे अनुच्छेद आर्टिकल 81 के अनुसार। और ये था 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके बाद में है 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये हुआ 1973 में। इसके द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है इसको बढ़ा दिया गया 525 और 20 मतलब कुल 545 निर्धारित की गई। इसके बाद में मतलब 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाने वाले लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या को कितना कर दिया गया था? 25 कर दिया गया था, जिसे 31वें संविधान संशोधन में पुनः 20 कर दिया गया। ठीक है, 14वें में बढ़ा दिया गया था, 25 कर दिया गया था, लेकिन फिर बाद में 31वें में वापस इसको 20 कर दिया गया। इसके पश्चात गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा निर्वाचित लोकसभा सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या बढ़ाकर कितनी हो गई? 550। ठीक है, तो 530 से अनधिक राज्यों से और 20 अनधिक और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित की गई है। ठीक है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? तो कौन सा संविधान संशोधन था उस टाइम पे? तो ये था 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 545। तो 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973, इसके द्वारा लोकसभा में अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी। केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों की संख्या अधिकतम 25 से घटाकर कितनी कर दी? 20 कर दी। 14वें संविधान संशोधन में इनको बढ़ा दिया गया था, लेकिन वापस इनको 31वें संविधान संशोधन के द्वारा वापस 20 कर दिया गया। तो अनुच्छेद 81(1) में संशोधन के द्वारा इनको घटा दिया गया वापस। इस प्रकार लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी 525 से बढ़कर 545 हो गई। वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम जो निर्वाचित सदस्य संख्या है वो 550 हो सकती है, जिसमें 530 तो अनधिक सदस्य राज्यों से और 20 से अनधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। तो 20 सदस्य मैक्सिमम जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं और 530 के अधिकतम 530 अन्य राज्यों से जो है निर्वाचित हो सकते हैं। गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1981 के द्वारा ये किया गया है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियनों का जो प्रावधान था उसको निष्प्रभावी कर दिया है। वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं वर्तमान के अंदर बात करें, जबकि शेष जो 19 निर्वाचन क्षेत्र है केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, जिसमें दिल्ली के 7, अंडमान निकोबार का 1 और दादरा और नगर हवेली और दमन दीव के 2, लक्षद्वीप का 1, पुडुचेरी का 1, चंडीगढ़ का 1, जम्मू कश्मीर के 5 और लद्दाख का 1 है। तो
524 तो है अन्य राज्यों से और 19 ये है किससे, केंद्र शासित प्रदेशों से। तो इस तरीके से 543, ठीक है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह कितनी है, तो 550 की गई है, ठीक है। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 543 है। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व तो कितनी सीट हो सकती है, केंद्र शासित प्रदेशों की 20 सीट हो सकती है। आम चुनाव 2019 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के थे, तो 543 थे, उसके अंदर राज्यों के थे 500 कितने थे, 530, और 2009 की बात है ये, और बाकी के थे कितने, 13 बचे, तो 13 थे केंद्र शासित प्रदेशों के, ठीक है। 2009 की बात हो रही है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में है 523 प्लस 19, ठीक है, 524 प्लस 19 कितनी है, 543। तो आम चुनाव 2009 के में कुल 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 530 राज्यों से थे और 13 संघ राज्य क्षेत्रों से थे। 530 तो थे राज्यों से और 13 थे संघ राज्य क्षेत्रों से। जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 संघ राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन के बाद वर्तमान के अंदर 524 निर्वाचन क्षेत्र राज्यों से है और 19 संघ राज्य क्षेत्रों से। लोकसभा के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 20 सीटें आरक्षित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो लोकसभा के अंदर अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया कौन से आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 330 के तहत जो है अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद है 330(1) और इसके उपखंड क के तहत लोकसभा के अंदर अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं अनुच्छेद 330(1) के उपखंड ख के अंदर असम के स्वशासी जिलों में की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, ठीक है, असम की जो है स्वशासी जिले उनकी अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए एक उपखंड है ग। इसके अंदर असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो 330 के अंतर्गत की गई है आर्टिकल। निम्नलिखित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। किसके लिए स्थान आरक्षित नहीं है, केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक या उपयुक्त सभी। तो किन राज्यों के अंदर अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा के अंदर स्थान आरक्षित नहीं है, तो केरल और तमिलनाडु के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये 1998 का क्वेश्चन है, इस वजह से ये आंसर केरल और तमिलनाडु है। प्रश्नावली में अग्रांकित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं थे उस टाइम पे, और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, इसके बाद में है तमिलनाडु, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में, और दादरा और नगर हवेली और लक्षद्वीप के अतिरिक्त अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में, ठीक है। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित किए गए 2008 के बाद, है ना। जबकि शेष उपर्युक्त राज्यों में से पूर्व स्थिति है इस प्रकार। वर्तमान में ए विकल्प इसका सही है। वर्तमान में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में, और दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों में स्थान आरक्षित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा क्या, केरल और तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, तो कौन से राज्य के अंदर नहीं है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण,
तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है और एक है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दोनों में आरक्षण नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? लोकसभा के अंदर अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए, ठीक है, कितनी आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो ये है 84। तो लोकसभा के अंदर संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ये आर्टिकल याद रखिए, ये आर्टिकल कौन सा है? 330वां। और वर्तमान में लोकसभा में कुल 84 सीटें जो है अनुसूचित जातियों के लिए है, 84, और 47 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजातियों के लिए रिजर्व्ड है। तो ध्यान रखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए तो है 47 सीटें रिजर्व, और अनुसूचित जाति के लिए है 84 सीटें रिजर्व। नेक्स्ट है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा में स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? तो किसी राज्य के अंदर लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 है, तो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या बतानी है कितनी होगी। तो अनुच्छेद 330(2) के अधीन है, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात जो होगा लोकसभा के अंदर उस राज्य को आवंटित स्थानों की कुल संख्या में से वही होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य की या उस राज्य के भाग की जो अनुसूचित जनजातियों की है, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित है। जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरण के लिए 1996 के अंदर पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी? 42 थी उस टाइम पे, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें 8 थी और 6 थी। किसमें? पश्चिम बंगाल में 8 थी और आंध्र प्रदेश के अंदर 6 थी। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान हो गए 10 और 7, मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर हो गए 10 और आंध्र प्रदेश के अंदर हो गए 7। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित स्थान है वो कितने हैं? 4 और 3 हैं। ठीक है, इसके अनुसार 42 लोकसभा सीटों वाला एकमात्र राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां अनुसूचित जातियों के लिए 10 है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 लोकसभा सीटें आरक्षित है। ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, इस हिसाब से 10 आंसर हो जाएगा इसका। 10 तो है अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी है? 2 लोकसभा सीटें आरक्षित। अगला है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ हैं सॉरी। तो मध्य प्रदेश के लिए आरक्षित सबसे ज़्यादा सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की। 2008 के परिसीमन के बाद देश के सभी राज्यों में लोकसभा और में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें और मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी सीटों की संख्या कितनी है? 0। उत्तर प्रदेश और बिहार में है 0, जबकि गुजरात में ऐसी सीटें कितनी है? 4 है। तो सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कौन से राज्य में है? ये है मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि कौन निर्वाचित करता है? तो ये मध्य प्रदेश है, यहाँ 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। गुजरात के अंदर है 4। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो अनुच्छेद 331 के अनुसार है। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह इस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो वैसे ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, लेकिन अब जो है इसको समाप्त कर दिया गया है 2019 के अंदर, और 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 334 के अंदर संशोधन करके लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को
तो 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद जो है निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 334 के अंदर संशोधन किया है। ठीक, 70 वर्ष का था ये, आरक्षण की अवधि 70 वर्ष थी, इसको बढ़ाकर तो 80 वर्ष कर दिया है, लेकिन ये जो आंग्ल भारतीय सदस्य है इनके नामांकन के प्रावधान को 70 वर्ष के बाद में निष्प्रभावी कर दिया है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? तो 2 सदस्यों को कर सकता था, लेकिन वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो है ये 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन है, ये आंग्ल भारतीय, तो ये अभी समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही? तो ये किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी के द्वारा। आर्टिकल है 85(2) है, इसके अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन करता है ऐसा? राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री जी की सिफारिश पर। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति जो है नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है, स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा भंग किया जा सकता है, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसको भंग किया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। राष्ट्रपति के बारे में बात हो रही है। इसके बाद में है भारत का संविधान 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, परंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तो 1 वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान तो करता है। तीसरा है 1 वर्ष में 2 दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक है, तो ये सही है। तो 1 and 3 आर द करेक्ट एंड द सेकेंड इज द रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 85(1). ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? 85(1). इसमें क्या वर्णित है कि राष्ट्रपति जो है समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की जो अंतिम बैठक है और आगामी सत्र की प्रथम बैठक है उसके लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। तो जैसे एक सत्र समाप्त हो रहा है, उसकी अंतिम बैठक हुई, उसके और अगले सत्र की जो पहली बैठक होगी उसके मध्य 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आहूत कर सकता है। इसके बाद में आ गया अनुच्छेद 85(1). इससे यह अर्थ लगाया जा सकता है कि 2 अधिकतम अधिवेशन जो है बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर उसमें नहीं होगा 2 अधिवेशनों में। अतः संविधान जो है 1 वर्ष के अंदर संसद के न्यूनतम 2 सत्रों का प्रावधान करता है। न्यूनतम कितने हो जाएंगे? 3 नहीं 2 रहेंगे, परंतु 1 वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की है जब संसद का चलना आवश्यक हो। ठीक है, इस तरीके से ये सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। इसमें 3 सत्र दे रखे, तो न्यूनतम कितने सत्र होने चाहिए? 2 सत्र। लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है, किसके द्वारा की जा सकती है लोकसभा की बैठक समाप्त? तो ये की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा। तीनों के द्वारा समाप्त की जा सकती है लोकसभा की बैठक। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी। तो लोकसभा की बैठक जो है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान और विघटन के द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है स्थगन को, और सत्रावसान जो है ये है अनुच्छेद 85(2) के अनुसार, और विघटन होता है अनुच्छेद 85(2) के अनुसार। कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। तो स्थगन तो करेगा लोकसभा स्पीकर, सत्रावसान और विघटन कौन करेगा? राष्ट्रपति। अलग अलग आर्टिकल दिए हुए इनके लिए 85(2)
टूक है और 85 टूक है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा के सत्र का अवसान कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, या आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष के लिए, ठीक है, आपातकाल की घोषणा के दौरान। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अनुच्छेद 83(2) इसके परंतु के अनुसार है ये लोकसभा का कार्यकाल अगर आपातकाल की घोषणा हो गई है तो उस स्थिति में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहे जाने की स्थिति में इसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अगर आपात काल नहीं रहता है तो 6 माह तक का ही रहेगा, बाकी एक बार में 1 वर्ष तक के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र का बुलाना अनिवार्य है। दोनों एक सत्र की लास्ट बैठक और आगामी जो सत्र होगा उसकी प्रथम बैठक के बीच में 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ये है 85(1) आर्टिकल के अनुसार। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? कोरम, लोकसभा का जो कोरम होता है वो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का कितना होता है? तो ये होता है 1/10। कितना होता है? 1/10 होता है। और अनुच्छेद 100C के अनुसार होता है ये। 100C के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम यानी गणपूर्ति जिसको बोलते हैं, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति यानी कोरम कितनी है? लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए तो कोरम की बात हो रही है, तो ये है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है? तो ये है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा के अंदर भेजता है? इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जाते हैं कहाँ से? यूपी से, सबसे बड़ा राज्य है ये। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। उत्तर प्रदेश से जाते हैं 80 तो लोकसभा में और 31 जाते हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है। और राजस्थान से कितने जाते हैं? राजस्थान से जाते हैं 25 और 10। इसके बाद में बिहार से 40 जाते हैं, मध्य प्रदेश से 29 जाते हैं और पश्चिम बंगाल से 42 जाते हैं। भारत में किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश का। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है? तो दूसरे और तीसरे स्थान पर बात करें तो इसमें है पश्चिम बंगाल और बिहार, ऑप्शन में नहीं दे रखा है। प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। तो पहले स्थान पर यूपी है, इसके बाद में महाराष्ट्र है 48 सीटों के साथ, तीसरे स्थान पर है 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल। बिहार एवं मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उस टाइम पे। उस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 थी और महाराष्ट्र में 48 थी। तो बिहार और महाराष्ट्र उस समय के हिसाब से सही था ये 1994 में, लेकिन इसके बाद में बिहार और इसका विभाजन हो गया। इसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें हो गई सबसे ज़्यादा बिहार का विभाजन होने के बाद, और तीसरे स्थान पर हो गई पश्चिम बंगाल के अंदर सीटें, ठीक है। इसके बाद में है बिहार के अंदर है 40 सीटें और तमिलनाडु के अंदर है 39 सीटें और मध्य प्रदेश के अंदर है 29 सीटें। तो दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन हो जाएंगे? दूसरे पे है महाराष्ट्र 48 सीटें और तीसरे पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किसको किया गया है? यूपी के बाद में लोकसभा के अंदर सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है महाराष्ट्र को। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? तो राजस्थान के लिए निर्धारित स्थान कितने हैं? तो 25 हैं।
लोकसभा सीटों की संख्या राजस्थान की कितनी है? 25 और राज्यसभा की कितनी है? 10। लोकसभा के अंदर बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों का आवंटित स्थानों का योग है? बिहार को आवंटित स्थान जो है किन, ये पुराना क्वेश्चन है 2000 का। तो वर्ष 2000 की बात करें तो बिहार के विघटन से पूर्व वहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 54 थी। झारखंड 14 सीटों के निर्माण के बाद वहाँ मात्र 40 सीटें बची। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में कितनी थी? 40 सीटें थी। जो छत्तीसगढ़ मतलब 11 सीटों के निर्माण के बाद वहाँ पर 29 सीट बची। चूँकि प्रश्न जो है विघटन से पूर्व का है, इसलिए बिहार जो है 54 सीटों को लोकसभा के लिए आवंटित स्थान असम में 14 सीटें थी उस टाइम पे, और मध्य प्रदेश में थी 40 सीटें। तो असम और मध्य प्रदेश को आप मिला लोगे तो ये बन जाएंगी 54 सीटें। तो उस 2000 के हिसाब से फर्स्ट आंसर था इसका, लेकिन वर्तमान में इनका विघटन हो गया तो ये मान्य नहीं है। तो अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बिहार के पास कितनी है? टोटल 40 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। जो निम्नांकित राज्यों के आवंटित स्थानों का योग है, गुजरात प्लस असम को मिला देंगे तो 40 हो जाएंगी। गुजरात प्लस झारखंड को मिला दोगे तो भी 40 हो जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिला दोगे तो भी 40 हो जाएगी। तमिलनाडु और सिक्किम को मिला दोगे तो भी 40 हो जाएगी। तमिलनाडु और मिजोरम को मिला दोगे तो भी 40 हो जाएगी। तमिलनाडु और नागालैंड को मिला दोगे तो भी 40 हो जाएगी। तो 6 तरीके से 40 सीट हो रही है बिहार की। वहीं उत्तर प्रदेश की सीट जो है 80, इसकी आधी यानी 40 बिहार की लोकसभा सीटें हैं। बिहार में कितनी सीटें हैं? 40, आधी है। मध्य प्रदेश में है 29, तमिलनाडु के अंदर है 39 और गुजरात के अंदर है 26। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? तो समान सीटें किस युग्म को प्राप्त है? तो पंजाब, ठीक है। पंजाब को जो सीटें प्राप्त है वो है 13, असम को है 14, गुजरात को है 26, राजस्थान को 25, एमपी को है 29, इसके बाद में तमिलनाडु को है 39, आंध्र प्रदेश को 25, ठीक है। राजस्थान और आंध्र प्रदेश को सेम है। पश्चिम बंगाल को है 42, छत्तीसगढ़ को है 11 और महाराष्ट्र को है 48। तो अविभाजित आंध्र प्रदेश के अंदर 42 लोकसभा सीटें थी। आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद अब वहाँ कुल 25 लोकसभा सीटें ही है, ठीक है। पहले कितनी थी? 42 विभाजन से पूर्व। वर्तमान में कितनी है? 25 लोकसभा सीटें हैं। शेष 17 सीटें जो है तेलंगाना राज्य को प्राप्त हुई है। मतलब 25 और 17 को आप मिला दोगे तो 42 सीटें हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। वर्तमान में असम और झारखंड दोनों में कितनी है? 14 है, ठीक है। असम में भी 14 है और झारखंड में भी 14 है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन सभी के अंदर 2-2 सीटें हैं। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, ये जो 3 है, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, इसके अंदर है 1-1 सीट, ठीक है। और इनमें क्या है? लोकसभा सीटों की संख्या समान है। तो याद रखिए किस किस में है। ये है असम और झारखंड के अंदर 14-14 सीटें, 2-2 सीटें हैं अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंदर। मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जो है वो 1-1 सीटें हैं। इसके अलावा राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंदर भी 25 सीटें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है। आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 42, असम में 13, पंजाब में 13 और पश्चिम बंगाल में 13, ठीक है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है इसमें। तो आंध्र प्रदेश में पहले 42 थी 1997 के अंदर। तो ये क्वेश्चन पुराना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगला है, लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सम्मिलित करना है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इनमें सीटों की संख्या अपन ने ऊपर देखी थी। तो आंध्र प्रदेश के अंदर कितनी सीटें? 25, तमिलनाडु के अंदर है 39, महाराष्ट्र के अंदर है 48,
और छत्तीसगढ़ के अंदर कितनी है 11 है, और बची पश्चिम बंगाल की तो इसमें है 42। ठीक है। अगला है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक सीट है। एक सीट किस किस की है, तो एक सीट है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम की। ठीक है, याद रखिए चंडीगढ़ की भी एक सीट है, सिक्किम की भी एक सीट है और मिजोरम की भी एक सीट है लोकसभा में। अब एक एक सीट देखो किस किस की है, चंडीगढ़ की है, सिक्किम की है, मिजोरम की है, नागालैंड की है और पुडुचेरी की है। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी कितनी है, 2-2 सीटें हैं। ध्यातव्य है कि दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव जो संघ क्षेत्र है, ये संघ राज्य क्षेत्रों का आपस में विलय कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, तो लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं कहाँ से, त्रिपुरा से। ठीक है, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम से एक एक लोकसभा के सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, तो सर्वाधिक बड़ा है लद्दाख। ठीक है, सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, लद्दाख है। तो 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन कौन से हैं, लद्दाख है, बाड़मेर है और कच्छ है, अरुणाचल पूर्व है और अरुणाचल पश्चिम है। ये क्षेत्रफल के आधार पे है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है चांदनी चौक, जो कि दिल्ली का है। तो 50 क्वेश्चन आज के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।